चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ कौन से वल्नरेबिलिटी तक हो गया था? कितनी करा दी थी लास्ट क्लास में? हम्म। क्लिक जैकिंग बता दी थी। क्लिक जैकिंग बता दी थी, हाँ ना। और कोई बताया था? सेंसर वेट एक्सपोजर बताया था। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग 12 नंबर डाल के लिख लीजिए। और इसके अलावा, हाँ, TSRF, हाँ वो सब बताए थे ना। इसके अलावा वेब पैरामीटर टेम्परिंग नहीं बताया था। वेब पैरामीटर टेम्परिंग कर लीजिए इसको। और क्या रह गया आप लोगों का? लोकल ये using components with known vulnerabilities. एसक्यूएल इंजेक्शन में डिस्कस करूंगा बाद में भी। एसक्यूएल इंजेक्शन को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट हमने सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कुछ होगा तो मैं भी देख लेता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग वल्नरेबिलिटी हमेशा आपको मिलेगी। ओवास टॉप 10 में खासकर ये आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट से जो भी इंटरेक्ट करता है यूजर, उसके डेटा को लॉग करना चाहिए। लॉग तो चलो डेटा होता ही है, बट उन डेटा को कोई मॉनिटर रियल टाइम में कर रहा हो। ऐसा नहीं कि आप अपने नेटवर्क पे या आपकी वेबसाइट पे जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, वेब सर्वर की तरफ जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप उनको लॉग्स को कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन लॉग्स को कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा है, लॉग्स को कोई चेक ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप लॉग्स को चेक नहीं कर रहे हैं, लॉग्स को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो वो एक वल्नरेबिलिटी है। वो वल्नरेबिलिटी की तरह कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आधे वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटी इसी वजह से होती है क्योंकि वो लॉग्स कलेक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन लॉग्स के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता है। लॉग्स का मतलब पता है ना सभी को, कि आपके वेबसाइट की तरफ कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, वो रिक्वेस्ट के जो भी कंटेंट से उस कंटेंट को वो वेब सर्वर अपने पास सेव करके एक इवेंट के फॉर्म में, एक लॉग के फॉर्म में सेव करके रखता है। उसमें टाइम स्टैम्प होता है, IP एड्रेस होता है, क्या डेटा भेजा आपने, किस क्या कंटेंट आपने शेयर किया है, क्या URL था, वो सारा कंटेंट इस पर्टिकुलर एक लॉग के अंदर सेव हो जाता है। वो सारे लॉग्स अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, टाइम पे उनको चेक नहीं करोगे, तो आपके आपके आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अगेंस्ट किसी ने अटैक भी परफॉर्म किया है। और अटैक किया है तो क्या आपने उसको रोका या नहीं रोका, वो सारी एक्टिविटीज आपको लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के बाद पता चलती हैं। तो वो भी एक तरीके से वल्नरेबिलिटी मानी जाती है, जहां पर आपने अपने वेबसाइट को मॉनिटर नहीं किया, उसके ट्रैफिक को मॉनिटर नहीं कर रखा है। ठीक है। तो नॉर्मली जो सॉक टीम होती है, सॉक एक स्पेसिफिक बताया था मैंने आप लोगों को, एक स्पेसिफिक डोमेन है पूरा, जैसे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं, राइट? तो सॉक एक स्पेसिफिक डोमेन है जिसका काम होता है कि जितने भी नेटवर्क पे रिक्वेस्ट आ रही हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करना, चाहे वो वेबसाइट की तरफ आ रही हो, चाहे वो आपके इंटरनल सर्वर्स हों, एक्सटर्नल सर्वर्स हों, किसी मेल सर्वर है, उन सभी सर्वर्स के तरफ ट्रैफिक, आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करना सॉक टीम का काम होता है। तो लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं वहां से, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग वो लोग करते हैं ताकि वो वेबसाइट की तरफ जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसको प्रॉपरली एनालाइज कर पाए, और अगर किसी ने कोई अटैक का अटेम्प्ट करा है तो उसको रोका जाए। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, वेब पैरामीटर टेम्परिंग। अब ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिससे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। नॉर्मली एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो इसका होता है वो ये है कि कोई भी वेबसाइट में, मान के चलो एक शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग साइट है, उस शॉपिंग साइट पे आपने कुछ प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया आपने। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, कोई बुक है, कोई कंटेंट है, कुछ आप परचेज कर रहे हैं, अपने कार्ट में आपने ऐड कर लिया। कार्ट में ऐड करने के बाद मान के चलो उसका जो प्राइस है वो $100 है। ठीक है, आपने उसका प्राइस ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया पेमेंट करने से पहले। पेमेंट गेटवे जब रिक्वेस्ट पहुंची,
तो वहां पे आपने प्राइस को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, या उस पैरामीटर को आपने टेम्पर कर दिया। ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी कहलाती है वेब पैरामीटर टेम्परिंग। ठीक है, जैसे मान के चलो $100 की चीज आपने $1 कर दिया, उसका प्राइस चेंज कर दिया। तो जब वो रिक्वेस्ट पेमेंट गेटवे पे गई, तो वो आपको करना पड़ेगा $1, ना कि $100। तो ये क्या हो सकता है? हाँ। नहीं नहीं, आपने अपने, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में चेंज नहीं करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में चेंज करोगे वो तो कोई भी कर सकता है, चेंजेस नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूँ जब आप पेमेंट गेटवे पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, पेमेंट गेटवे वहाँ वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका पैसा कटता है, जिस जिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे आपका जो मनी है वो डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से, उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट उससे पहले जहाँ पे भी आपके वेबसाइट पे रिक्वेस्ट है, पर आप क्या करते हो, उस पैरामीटर के साथ टेम्परिंग करते हो, पैरामीटर को चेंज करते हो, और फाइनली बाद आप रिक्वेस्ट को सेंड करते हो पेमेंट गेट की। जब पेमेंट गेटवे पे पास रिक्वेस्ट पहुंचे, डायरेक्ट जो पेमेंट गेटवे के पास पहुंचा है। ठीक है। तो वो, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स टेम्पर आप कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपका अम, जैसे करेंसी का वो होता है, क्या बोलते हैं, आपने करेंसी चेंज कर दी, जैसे $100 था, यूएसडी की जगह आपने क्या कर दिया, आईएनआर कर दिया उसको। तो वो ₹100 आपसे काटे काटे जाएंगे। मान के चलो प्राइस टेम्पर नहीं हो पा रहा, तो आपने करेंसी ही टेम्पर कर दी। ठीक है, करेंसी टेम्पर करने से क्या होगा कि आपका जो 100 रुपये मिल जाएगी आपको, है ना। तो कहाँ $100 और कहाँ आपके पास ₹100, तो आप करेंसी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आप सेम अमाउंट में क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। पहले आप $100 की एक चीज परचेज कर रहे थे, अब आपने 5 चीजें $100 की परचेज करी हैं, तो वहां पे आपने जो क्वांटिटी थी उस पैरामीटर को चेंज किया, उस पैरामीटर को टेम्पर किया। ठीक है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनको टेम्पर करके ये वाली वनएबिलिटी नॉर्मली बिजनेस लॉजिक फ्लॉ के अंदर आती है। बिजनेस लॉजिक फ्लॉ मतलब क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो अफेक्ट होता है इस वल्नरेबिलिटी से, उनका जो बिजनेस जहां से वो पैसे जनरेट, वो चीज अफेक्ट होती है इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू। ठीक है। मान के चलो अब 2 साल पहले, एक डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले ये वल्नरेबिलिटी इसी काउंसिल के वेबसाइट पे थी, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फ्री में तो नहीं, थोड़े कम अमाउंट में वो किया था, सीएच सर्टिफिकेशन, जो भी सर्टिफिकेशन उन्हें करना था ना। लेकिन डेफिनेटली अब कोई, ये वल्नरेबिलिटी आप परफॉर्म कर दो, ठीक है, लेकिन अगर कंपनी चेक कर रही है, वो क्रॉस चेक कर रही है आपके रिकॉर्ड्स को कि किसने कितना पेमेंट करा है, और अगर पेमेंट करा भी है तो कोई वाउचर ऐड किया है या क्या ऐड किया है, क्योंकि प्राइस कम हो सकता है वाउचर अगर आप ऐड कर दो, लेकिन वाउचर वही रिलीज करेंगे ना। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कोई भी वाउचर कोड लगा के कुछ भी कर दिया। राइट। तो उनने जब चेक किया तो जितने लोगों ने सर्टिफिकेशन लिए थे, परचेज करे थे, उनका रिवोक कर लिया, वापस ले लिया, मतलब उनका जो सर्टिफिकेट दिया था उनको, वो वापस ले लिया वाउचर। तो ये वल्नरेबिलिटी थी इसी काउंसिल के खुद के वेबसाइट पे, लगभग आप मान के चलो 2 ढाई साल पहले। ठीक है। तो ऐसे वल्नरेबिलिटीज मिलती रहती हैं। आप इतनी अच्छे वेबसाइट्स पे तो बहुत कम चांसेस है मिलने के, बट हाँ कुछ और वेबसाइट्स, अगर छोटी मोटी वेबसाइट्स को आप ट्राई करोगे ना, जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, आजकल हर एक प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलने लगा है आपको, तो उन वेबसाइट्स पे आपको टेस्ट करोगे, चेक करोगे, तो आपको पैरामीटर टेम्परिंग की वल्नरेबिलिटीज मिल सकती हैं, जहाँ पे बर्ब सूट को बहुत मतलब बर्ब सूट का ही रोल है सारा। बर्ब सूट की मदद से आप इजिली इस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपका वेब ब्राउजर तो आपको वो पैरामीटर्स को टेम्पर नहीं करने देगा। मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउजर तो बस वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करता है, बट उसके अंदर के क्या कंटेंट है, उस कंटेंट को चेंज करना है। जैसे आपने रिपीटर पे भेजा, और रिपीटर पे आपने प्राइस चेंज करके भेज दिया, रिक्वेस्ट आपके एंड से गया, प्राइस चेंज करके भेज दिया। अब सर्वर ने अगर वही प्राइस जो आपने भेजा था, वही प्राइस अगर आपको वापस प्रोवाइड कर दिया, तो पैरामीटर टेम्परिंग हो गई। अगर नहीं करा, उसने वापस से उसको रिस्टोर कर दिया, तो वो नहीं हुआ पैरामीटर टेम्परिंग। समझ आया? तो बर्ब सूट की मदद से आप पैरामीटर टेम्परिंग जैसी वल्नरेबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्वर साइड, ये आपकी सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी है। ये भी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सर्वर साइड है, ये भी सर्वर साइड है आपका। ठीक है। और ये भी क्या है, सर्वर साइड है। ये क्या है, यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज। आपको पता है कि किसी आपके वेबसाइट पे एक ऐसा कंपोनेंट यूज हो रहा है, एक ऐसी लाइब्रेरी, कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, एक लाइब्रेरी हो सकती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, या एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके वेबसाइट पर यूज हो रहा है, और उस आपको पता है कि वो कंपोनेंट, वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन वल्नरेबल है।
और तब भी आप उसको अपनी वेबसाइट पर यूज कर रहे हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है। यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज, की जानते हुए कि वो कंपोनेंट वल्नरेबल है, अभी भी आप उसको यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, आपने उसको अपडेट नहीं किया, या आपने उसको किसी सिक्योर सॉफ्टवेयर के साथ या सिक्योर लाइब्रेरी के साथ रिप्लेस नहीं करा, तो वो क्या कहलाता है, ये वल्नरेबिलिटी, यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज। ठीक है। तो आउटडेटेड कंपोनेंट्स को यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा लेटेस्ट कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए आपको अपने वेबसाइट्स पे, ताकि आपके वेबसाइट को आप प्रोटेक्ट कर पाएं। समझ आ गया? क्लियर है सभी को? तो ये वल्नरेबिलिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और तो कोई नहीं रह रही है, ऑलमोस्ट सारी हम लोगों ने कवर कर लिया। एसक्यूएल इंजेक्शन मैं आपको कराऊंगा। तो समझ आ गया आप लोगों को? तो ये वल्नरेबिलिटीज आपको याद रखनी है। और एक और लिख लीजिए, एक और याद आ गई, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं? मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता होगा सभी को। आप कोई चीज़ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप अपने वेबसाइट पर सेट कर रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं किसी चीज़ को, और आपने गलती से उसको किसी गलत तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, आपने उसमें कुछ ऐसी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन छोड़ दी जिससे वो वल्नरेबल रह गया। राइट। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे मान के चलिए आप कोई पासवर्ड सेट कर रहे थे किसी एप्लीकेशन पे, आपने वो पासवर्ड को सिक्योरिटी के साथ सेट नहीं किया, बहुत सिंपल सा पासवर्ड आपने सेट कर दिया, या फिर डिफॉल्ट पासवर्ड आपने छोड़ दिया उस पे। ठीक है। या फिर आप कोई कंपोनेंट या कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहे थे उसमें, आपने जानते हुए, मतलब ऑब्वियसली बिना जाने आपने गलती से कुछ उसमें मिस कॉन्फ़िगर करके छोड़ दिया। ठीक है, उसमें कोई एंड पॉइंट खोला खुला छोड़ दिया, मान के चलिए कि एडमिन पेज को आपने ओपन टू ऑल कर दिया, तो ये मिस कॉन्फ़िगरेशन है कि बाहर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज एडमिन पेज को या ऐसे कुछ फंक्शनैलिटीज को आपको सिर्फ इंटरनल एक्सेस होना चाहिए। नेटवर्क के अंदर से तो एक्सेस कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं, लेकिन नेटवर्क के बाहर से वो एक्सेस नहीं कर पाए। तो ऐसी कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी के अंदर आती हैं। वो किसी भी लेवल पे हो सकती हैं, डेवलपर कुछ भी गलती कर सकता है, कुछ कॉन्फ़िगर करते समय वो ऐसा कुछ मिसकॉन्फ़िगर कर दे जिससे कोई सिक्योरिटी फ्लॉ या वल्नरेबिलिटी उसके वेबसाइट पर आ जाए, तो वो कहलाता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया? तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, अब ओवास आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है सभी ने, तो ओपन कर लीजिए ओवास को। जब उसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद आपको लास्ट लाइन में दिखाई देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है इसका? ओवास BW है। राइट। यूजर नेम क्या है? रूट। एंड पासवर्ड है ओवास BW, लास्ट में लिखा हुआ है। वैसे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपको वो आईपी दिखा देता है। अच्छा, इसको जब स्टार्ट करोगे तो नेट पे मत करना, मैंने बता रखा ऑलरेडी। जब भी आप चाहते हो कि किसी मशीन को, जैसे जब आपने मेटास्प्लोइटेबल पे काम कर रहे थे, तो उस समय उसको भी आपने क्या किया था, ब्रिज्ड अडेप्टर पे रन किया था। तो ध्यान से इसको भी आप क्या कर दें, जब स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने से पहले आप उसको ब्रिज अडेप्टर पे स्टार्ट करें। ठीक है। तो इसका आईपी मेरे को दिखाई दे रहा है 192.168.168.112। राइट। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर पे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, क्योंकि इस पे पोर्ट 80 ओपन है, तो वो पोर्ट 80 की वजह से आपको यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन दिखाई दे जाएगी आपके ब्राउजर पे। ठीक है, तो जो भी ओवास PWA का आईपी एड्रेस है उसको आप टाइप करिए अपने ब्राउजर पे, और इसको ब्रिज अडेप्टर पे ही स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, कर लिए सभी ने? अब ये सारी बहुत एप्लीकेशंस हैं जो किसने क्रिएट करी है, ओवास ने बनाई है, ताकि आप इसमें प्रैक्टिस करके समझ पाए ये वल्नरेबिलिटीज कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं, कैसे इनको आप ढूंढ सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे। ठीक है। अब इसकी जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है, जो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आपने कर रखा हो, वो है DVWA। बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है ओएस की। इसका नाम है DVWA। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका? डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। इसके अलावा बहुत मतलब सबसे पुरानी जो एप्लीकेशन थी इसकी, वो ये भी थी, ओवास्ट वेब बोट। ये भी पुरानी थी। म्यूटिलिटाई, ये भी एक एप्लीकेशन है पॉपुलर। बी ऐप, ये भी है। इसके अलावा ये भी कुछ बनाई हुई है, बट सबसे पॉपुलर यही चार एप्लीकेशंस हैं जो आपको मैंने अभी बताई है। IP एड्रेस क्या आ रहा है? 192। चेक करो, होगा एक्सेस। 106 बता रहे हो आप? नेटवर्क चेंज किया गया आपने अपना? ग्लोबल हैकिंग है? एक बार रिस्टार्ट कर लो मशीन को फिर। ठीक है, तो आप इसमें ये वाली एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, DVWA, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। अब इसके क्रेडेंशियल्स आपको, आप लिख लीजिए आप लोग, क्या है इसके क्रेडेंशियल्स। यूजर नेम आप टाइप करेंगे एडमिन, और पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड। टाइप कर लीजिए इसके यूजर नेम एंड पासवर्ड। एडमिन यूजर नेम है, एंड पासवर्ड पासवर्ड ही है। लोअर केस में है दोनों चीजें। कर तो रहा है, 10 डॉट वाला है ना, आपने ब्रिज पे नहीं करा इसको? नेट पे है ना आपका? नेट पे। हाँ, तो चेंज किया तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद स्टार्ट करा है। दोबारा कर लो एक बार। IP लिया नहीं उसने। रीस्टार्ट करना मतलब मशीन को शट डाउन करके। फिर बता रहा है। अच्छा, एडमिन एडमिन है, पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड लिख लीजिएगा। एडमिन एडमिन है। यूजर नेम भी एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन है। ठीक है, सभी ने ओपन कर लिया है। अब इसमें हम कुछ सॉल्व करेंगे लैब्स को। सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए कमांड एग्जीक्यूशन। कमांड एग्जीक्यूशन के बारे में बताइए, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या होता है?
बताइए कमांड एग्जीक्यूशन क्या था। अरे बताइए। कमांड एग्जीक्यूशन बताया था लास्ट क्लास में। किसी को भी नहीं पता। हाँ हाँ, कमांड इंजेक्शन ही तो है। तो क्या था उसमें, क्या बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या बताया था हमने। हाँ, तो यही तो है ना। पता नहीं, भूल गए सभी लोग, अभी तो बताया 2 दिन पहले की बात ही है। आईपी नहीं आ रही है। नेट नहीं नहीं, आईपी कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हो आप। जिनका नहीं आ रहा है वो मेरे आईपी पे ही कर लो। ये आईपी डाल लो जिनका नहीं आ रहा है अभी, ग्लोबल हैकिंग वाले नेटवर्क से जो कनेक्टेड है। हाँ, कोई नहीं, वाला आईपी ले लो, अभी बाद में उसको स्टार्ट कर लेना। चलिए अब सब लोग देख लीजिए एक बार, कमांड एग्जीक्यूशन के लिए मैंने आपको बोला था कि जितनी भी वल्नरेबिलिटीज थी सभी के लिए मैंने आपको पैरामीटर ढूंढने के लिए बोले हैं, राइट। तो पैरामीटर कहाँ दिख रहा है यहाँ पे आपको। पैरामीटर कहाँ दिख रहा है। यूआरएल पे तो कोई नहीं है पैरामीटर, राइट। तो कहाँ पे है। जहाँ पे आपसे आईपी पूछा जा रहा है यही एक जगह है ना जहाँ पे आप कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो इस जगह पे आप कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करके देखेंगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आईपी यहाँ पे प्रोवाइड किया। मैंने आईपी प्रोवाइड कर दिया 192.168.68.1, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर आईपी को पिंग करने का ट्राई करेगा और पिंग करके आपको बता देगा कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये एक फंक्शनैलिटी है जो आपको फ्री में क्या करने दे रही है, पिंग करने दे रही है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस फंक्शनैलिटी के साथ अपनी कोई कमांड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे। ठीक है, तो वो करने के मैंने क्या क्या तरीके बताए थे आप लोगों को, क्या क्या ऑपरेटर्स बताए थे जिनके थ्रू आप मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डबल एंड था, और पाइप ऑपरेटर, सेमीकोलन ऑपरेटर। तो उनको ट्राई करके देखिए आप लोग, सभी लोग ट्राई करिए, सभी के पास आप लैपटॉप है, सिस्टम है। आईपी ओपन करिए ये वाली, लॉगिन करिए डीवीडब्ल्यूए में, और उस पे अलग अलग तरीकों से ट्राई करिए, कोई डबल एंड से करिए, कोई सेमीकोलन से करिए, कोई पाइप ऑपरेटर के साथ करके देखिए, और आप कोई भी कमांड रन करो, LS PWD HUMI CD, कोई भी डायरेक्ट कमांड आप यूज करके देखो और आउटपुट जनरेट करिए उसका क्या आ रहा है। दे दो आप, लोकल होस्ट दे दो, कोई भी पब्लिक आईपी दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से कमांड को एग्जीक्यूट करा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करा यहाँ पे, आईपी एड्रेस, उसके बाद डबल एंड ऑपरेटर, एंड उसके बाद कोई एक सेकेंडरी कमांड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, सेकंड कमांड, राइट। PWD जैसी कमांड आपने प्रोवाइड करा, तो ये आपको आपकी जो कमांड है, जो पिंग करने वाला कमांड है, वो तो ये करेगा ही करेगा, साथ में क्या करा उसने नीचे, PWD कमांड का आउटपुट आपको प्रोवाइड कर दिया। मतलब आपकी दी हुई कोई और कमांड, सेकेंडरी कमांड को भी वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है।
नीचे ये आउटपुट किसका आ रहा है? पीडब्ल्यूडी का। ये आपको बता रहा है कि आप इस समय किस लोकेशन पर हैं। आप ओवास पीडब्ल्यूए, डीवीडब्ल्यूए गेट, वल्नरेबिलिटीज, ईएक्सीसी, इस लोकेशन पर आप करेंटली हैं। पिंग तो जैसे करेगा करेगा, लेकिन कमांड तो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा ना। पिंग करना अलग है यहाँ पे। वो इस मशीन को, जो भी आपने आईपी दिया उसको पिंग करेगा। पिंग करने के साथ साथ आपके कमांड को एग्जीक्यूट करेगा सर्वर पे। जहां पे ये पिंग कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है पिंग कमांड? ये इस मशीन पे जो डीवीडब्ल्यूए साइड में रन कर रहा है आपका, इस मशीन पे ये पिंग कमांड रन कर रहा है। तो इसी मशीन के पीडब्ल्यूडी, एलएस और कोई भी कमांड आप रन करोगे तो यहाँ पर रन करेगा उस कमांड को। ठीक है। तो टाइप करके देखिए, आप लोग इसको रन करके देखिए, पाइप ऑपरेटर के साथ ट्राई करिए, डबल एंड ऑपरेटर। किस पे? हम्म, इसको भी आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। कभी कभी यही मशीन दे दी जाती है और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। बहुत पॉपुलर है मशीन ये। कर लिया सभी ने? परफॉर्म करके देखा? पास डब्ल्यूडी फाइल को रीड करना है तो क्या कमांड होगी? पूरा बताइए स्टार्टिंग से। हम्म। फिर पाइप से कर लो। फिर कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश। क्यों? क्यों नहीं लगेगा? फाइल है ना, तो फाइल को तो रीड करोगे ना। पास डब्ल्यूडी नाम की आपके मशीन में फाइल होती है, तो उस फाइल को रीड करने के लिए आप कैट कमांड का यूज करोगे। ठीक है। अच्छा, अब इस कमांड को रन करने के बाद आउटपुट किस कमांड का दिखाया जाएगा आपको? राइट हैंड साइड वाली कमांड का आउटपुट मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली कमांड का आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि पाइप ऑपरेटर क्या करता है, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली कमांड का आउटपुट लेगा, उसको राइट वाली साइड कमांड में इनपुट की तरह प्रोवाइड करेगा, और कमांड कौन सी एग्जीक्यूट करेगा फाइनली? राइट हैंड साइड वाली। सबमिट करके देखते हैं कि ये रन कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? पास डब्ल्यूडी फाइल का जो आउटपुट होता है, पास डब्ल्यूडी फाइल सभी ने देखी होगी, उसका जो आउटपुट होता है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है। तो जो भी यूजर्स इस मशीन में होंगे उनके नाम आप देख सकते हो, जैसे एक डब्ल्यू 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 डेटा यूजर है। बाकी अगर आप लॉगिन वाले जो यूजर हैं उसका नाम है यूजर, और डायरेक्टली फिर रूट है आपके पास। ठीक है। तो ये सारे यूजर्स हैं जो उस मशीन पर हैं। समझ आया? किसका? आईपी? आईपी किसका मतलब? ये तो लोकल होस्ट का आईपी है। लोकल होस्ट मतलब इसी मशीन का आईपी, इसी का आईपी। आईपी कुछ भी हो, आईपी से मतलब नहीं है। आईपी से यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। हम तो बस इसको बोल रहे हैं कि अगर आप बिना आईपी के दोगे तो बिना आईपी के देना है तो क्या ऑपरेटर दे सकते हो आप? कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे जिसमें आप आईपी देने की भी जरूरत नहीं है? बताइए। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जहाँ पे मैं आईपी भी नहीं दूं तो भी ये काम कर जाएगा? ऐसा कौन सा ऑपरेटर होता है जो पहली वाली कमांड को टर्मिनेट कर सकता है, या वो एग्जीक्यूट करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, दूसरी कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा आपके लिए? एंड एंड वाली कमांड तो काम ही नहीं करेगी ना। अगर पहली कमांड गलत हो जाएगी तो दूसरी भी नहीं रन करेगा वो। एंड ऑपरेटर तो ये काम करता है ना। पहले मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मुझे आईपी भी नहीं देना है, देना ही नहीं आईपी। तो ऑपरेटर बताओ ना, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? सेमी कोलन ऑपरेटर। सेमी कोलन ऑपरेटर से आप पहले वाली कमांड को कंप्लीट करो या ना करो उससे मतलब नहीं है उसको। पहली वाली कमांड में एरर आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, वो सेकंड कमांड को आपके लिए एग्जीक्यूट करेगा।
तो जैसे आप एंटर करोगे आपको डायरेक्टली सेकंड वाली कमांड एग्जीक्यूटेड मिलेगी, फर्स्ट वाली कमांड का कोई भी आउटपुट नहीं दिखाया जाएगा आपको। ठीक है। तो डबल एंड और सेमीकोलन ऑपरेटर में ये तो डिफरेंस होता है ना, दोनों आपके मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ। बट सेमीकोलन ऑपरेटर से क्या होता है कि वो ये नहीं देखता है कि पुराने वाली कमांड सही से एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, उसमें एरर आया नहीं आया। वो बाकी कमांड्स को भी रन करेगा। जिस कमांड में एरर आया उसका एरर दिखा सकता है, बाकी कमांड्स को रन करेगा। लेकिन जो सेमी सो डबल एंड ऑपरेटर है, वो अगर एक भी कमांड में एरर आ गया तो बाकी कमांड्स को वो रन नहीं करता है। ठीक है। तो समझ आया आप लोगों को कमांड एग्जीक्यूशन का। आप इसको ट्राई करिए कि जो कौन कौन से क्या क्या कंटेंट आप कर सकते हो, हु एम आई करके देखोगे कि आप कौन से यूजर हैं। अलग अलग कमांड्स को अलग अलग ऑपरेटर के साथ आप लोग ट्राई करके देखिए। तो इस वल्नरेबिलिटी के लिए आपको पैरामीटर्स ढूंढने पड़ेंगे। पैरामीटर यूआरएल पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। और उस पर्टिकुलर वैल्यू को सर्वर कैसे यूज कर रहा है, जैसे आपको पता है यहाँ पे आईपी आपने दिया, तो वो आईपी को कहीं ना कहीं शेल पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं पिंग कमांड यूज करके आपका आउटपुट दिखा रहा होगा। और साथ में पिंग कमांड रन कर रहा है तो साथ में आपकी कमांड भी उसने एग्जीक्यूट कर दी। समझ आया। अगर वो यहाँ पे ये वैल्यू चेक करता कि आपने क्या प्रोवाइड करा है, वो ये चेक करता कि क्या इस पर्टिकुलर कमांड में कोई पाइप ऑपरेटर जैसी चीज है या नहीं। अगर वो चेक करता तो वो उसको हटा देता, और हटाने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करती। हटाने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करती। ठीक है। लेकिन नहीं हटाया उसने क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहा था कि यूजर क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ज्यादातर वल्नरेबिलिटीज इसी वजह से होती है क्योंकि सर्वर आपके दिए हुए इनपुट को चेक नहीं करता है। अगर वो वैलिडेट करे, उसको चेक करे, तो वल्नरेबिलिटीज को रोका जा सकता है, अटैक को रोका जा सकता है। समझ आया। चलिए, तो इसको ट्राई कर लीजिएगा। सेकंड की तरफ चलते हैं, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड को ओपन करिए। अच्छा, फाइल अपलोड से पहले आ जाइए फाइल इंक्लूजन पे। एक फाइल इंक्लूजन है आपके सामने। अब फाइल इंक्लूजन में आपको एक पैरामीटर दिख रहा है ऊपर। किस नाम से है पैरामीटर? पैरामीटर का नाम क्या है? पेज। पैरामीटर का नाम क्या है? पेज। ठीक है। कुछ मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आते हैं? पैरामीटर्स आते हैं। और पैरामीटर का वैल्यू क्या है? इंक्लूड डॉट पीएचपी। तो अभी एक ऐसा पैरामीटर है जो सर्वर पे पड़ी हुई एक फाइल आपको दिखा रहा है, उस फाइल का नाम क्या है? इंक्लूड डॉट पीएचपी। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि ये आपको सर्वर की एक फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल दिखा रहा है, तो और भी फाइल्स दिखा सकता है आपको इस सर्वर की। वो कैसे दिखाएगा? वो फाइल्स कैसे दिखाएगा? क्या चेंज करोगे इसका वैल्यू को? कौन सी वल्नरेबिलिटी बताई थी आपको मैंने जो आपको और भी फाइल्स को एक्सेस करा सकती है? किसी सर्वर की कौन सी और भी एग्जिस्टिंग फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हो? कमांड। डायरेक्टेड ट्रेवर्सल बताया था डॉट डॉट स्लैश की मदद से, राइट। तो डायरेक्टेड ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी क्या थी कि जो आपको और भी फाइल्स एक्सेस करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज करके देखिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे मुझे नहीं पता हम लोग कितने फोल्डर ऊपर हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो आप लोग जितना ज्यादा डाल सकते हो उतना ज्यादा डाल दो। कि मुझे नहीं पता कहाँ पर है हम लोग, तो मैंने ये 8-9 बार डाल दिया। ठीक है, डॉट डॉट स्लैश, तो वो आपको इतने फोल्डर्स पीछे लेके जाएगा। ठीक है। और अगर आप सिर्फ 4-5 फोल्डर नीचे होंगे तो आपको 5-6 फोल्डर ऊपर मतलब 4-5 फोल्डर ऊपर ले जाएगा, और उसके बाद भी उससे पीछे नहीं ले जा पाएगा क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश के पीछे और कुछ अवेलेबल नहीं है आपके पास। ठीक है। विंडोज है तो सी ड्राइव से पीछे आपके पास कुछ और अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ज्यादा पीछे आपको नहीं ले जा पाएगा कितनी बार भी आप ये टाइप करेंगे तब भी। अब आप कोई फाइल रीड कर लीजिए, जैसे कि ग्रुप फाइल। मैंने आपको बताया था एक और फाइल होती है पास डब्ल्यूडी, भी आप रीड कर सकते हो। ग्रुप फाइल भी आप रीड कर सकते हो, मतलब ऐसी फाइल्स आप रीड कर सकते हो जिनको अदर्स को रीड करने की परमिशन है। अदर यूजर्स जो आपके मशीन में हैं, उनको जिस फाइल पे रीड की परमिशन है वो सारी फाइल्स आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो चेक करके देखते हैं कि क्या हम रीड कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर आपको यहाँ पर उस फाइल का कंटेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है। इसको प्रॉपरली देखना है, अगर जिस फॉर्म में लिनक्स में लिखा होता है वैसे ही देखना है, तो आप कंट्रोल यू करिए। कंट्रोल यू से क्या होता है? कंट्रोल यू से क्या होता है? हम्म। क्या होता है? नहीं नहीं, कंट्रोल यू। यू ब्राउजर पे कंट्रोल यू से क्या होता है? सोर्स कोड।
जैसे आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पे, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हो, है ना, तो ये क्या करता है, आपको उस वेबसाइट का सोर्स कोड दिखा देता है। तो वही चीज आप यहाँ पे कंट्रोल यू से कर सकते हो, सेम चीज कंट्रोल यू। आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे, उसका सोर्स कोड दिखा देगा वेबसाइट का। तो सोर्स कोड में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, वही ग्रुप वाली फाइल का आउटपुट। आप लोगों ने ग्रुप फाइल ओपन करके देखी होगी, उसमें क्या होता है, सारे ग्रुप्स होते हैं आपके मशीन के। तो वही एक एक लाइन में, हर एक लाइन में आपको ग्रुप्स दिखा रहा है आपके मशीन के। तो मतलब ये है कि ग्रुप फाइल दिखा रहा है, तो मतलब बाकी फाइल्स भी दिखा सकता है जिन फाइल्स को ओपन करने की परमिशन है। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे मैं शेडो फाइल देख पाऊँ, तो शेडो फाइल देख पाओगे आप? नहीं, क्योंकि शेडो फाइल को देखने की हर किसी के पास परमिशन नहीं होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं शेडो, तो आप शेडो फाइल नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि शेडो फाइल को रीड करने की परमिशन अदर यूजर्स के पास नहीं होती है। ठीक है। और आप अभी कौन से यूजर हैं, वेब यूजर हैं आप कौन से यूजर हैं, वेब यूजर। ठीक है। और वेब यूजर का नाम भी याद रख लीजिए, जो अपाचे, क्योंकि यहाँ पे अपाचे सर्वर सर्वर रन कर रहा है इस मशीन पे। तो अपाचे का जो वेब यूजर होता है, उसका नाम होता है www-data। जब आप अपने मशीन पे क्या रन करते हो, अपाचे सर्वर रन करते हो, तो उसके जो डिफॉल्ट यूजर होता है, उसका नाम क्या होता है, www-data। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे पास डब्ल्यू फाइल को रीड करें, तो यहाँ पर आपको एक यूजर दिख रहा होगा, www-data। तो ये जो यूजर होता है, ये आपका वेब यूजर होता है, जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड उन वेब पेजेस को मैनेज करता है, उनको, उनकी ओनरशिप सभी किसके पास होती है, www-data। तो आप यहाँ से जो भी कर पा रहे हो, जैसे भी आपने कमांड इंजेक्शन देखा था, कमांड एग्जीक्यूशन में जाइए और whoami कमांड को टाइप करिए। तो यहाँ क्या दिखा रहा है आपको कि आप कौन से यूजर हैं, www-data। तो हमेशा याद रखिए, वेब पे जो भी आप काम कर रहे होंगे, वो आप रूट या किसी सेकेंडरी यूजर से नहीं काम कर रहे होंगे। वो सारे एक्टिविटीज आपके वेब यूजर जो भी मैनेज कर रहा है वहां पे वेबसाइट को, वो यूजर के बिहाफ पे वो कमांड्स आप रन कर रहे होंगे। ठीक है। तो अपाचे सर्वर के लिए ज्यादातर वो यूजर क्या होता है, www-data। ठीक है। तो फाइल इंक्लूजन समझ आया आप लोगों को? आपने कितने भी डालिए, आप अगर एग्जैक्ट पता करना है कितने ऊपर हैं, तो आप एक एक करके बढ़ाते जाइए। अगर एग्जैक्ट पता करना है कि आप कितने फोल्डर्स ऊपर हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली जितना ज्यादा दोगे उतना बेटर है। समझ आ रहा है? तो ये आप किसी भी पैरामीटर पे लगाइए, देखिए थोड़ा आपका दिमाग भी चलना चाहिए कि हाँ, ऐसा पैरामीटर पे आप लगाओगे उसको जो ऑलरेडी कोई फाइल को ओपन कर रहा है। जैसे कोई इमेज है, इमेज कोई वेबसाइट दिखा रही है, वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। उस इमेज के नाम को हटा के आप पी डॉट डॉट स्लैश लगाओगे, और वहां पे चेक करो कि कोई और फाइल आप एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। समझ आया? ठीक है। तो ये कौन सी वल्नरेबिलिटी है, पाथ ट्रेवर्सल या फिर डायरेक्टरी ट्रेवर्सल, इसके दो नाम बताए थे आपको। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अपलोड। अपलोड वाली आप वल्नरेबिलिटी ओपन करिए। मैंने आपको एक वल्नरेबिलिटी